सितंबर 2025 नेपाल की सड़कों पर एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने देखते देखते पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। ये था जेन ज़ी का विद्रोह, एक ऐसा आंदोलन जिसने नेपाल की सियासत और समाज को शायद हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज समझते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे और क्यों। ये शब्द आप समझिए, ये इस पूरे आंदोलन की आत्मा है। ये गुस्सा सिर्फ किसी एक पॉलिसी के खिलाफ नहीं था, नहीं, ये तो दशकों से चले आ रहे उस सिस्टम के खिलाफ एक पूरी पीढ़ी की आवाज थी जो एक नया भविष्य मांग रही थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले नेपाल में सालों से जो गुस्सा पनप रहा था, वो बारूद का ढेर। फिर वो चिंगारी जिसने सोशल मीडिया बैन के रूप में आग लगाई। इसके बाद राष्ट्रव्यापी विरोध की वो धधकती आग। फिर देखेंगे कि कैसे सरकार गिरी, और आखिर में इस विद्रोह के बाद की बेचैन हालात और नेपाल का भविष्य क्या है। तो सबसे पहली और जरूरी बात, ये जो विरोध प्रदर्शन हुए ये अचानक नहीं हुए। इसकी जमीन कई सालों से तैयार हो रही थी, खासकर नेपाल के युवाओं के बीच, जहां असंतोष आप कह सकते हैं खौल रहा था। इस गुस्से की एक बहुत बड़ी वजह थी बेरोजगारी। देश के 20% से ज्यादा युवा बिना काम के थे। सोचिए, ये आंकड़ा नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा था। अब जाहिर है, जब मौके कम हों और भविष्य धुंधला दिखे तो गुस्सा तो बढ़ेगा ही। और इसी माहौल में नेपो किड कल्चर ने आग में घी डालने का काम किया। एक तरफ आम नौजवान नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा था, और दूसरी तरफ नेताओं के बच्चे सोशल मीडिया पर अपने आलीशान जिंदगी की तस्वीरें डाल रहे थे। इसने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। चलिए अब उस चिंगारी पर आते हैं जिसने इस पूरे बारूद के ढेर में आग लगा दी। वो एक फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। सरकार ने अचानक फेसबुक और यूट्यूब जैसे 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। युवाओं के लिए ये सिर्फ एक ऐप बैन नहीं था, नहीं, ये उनकी आवाज दबाने और उन्हें दुनिया से काटने की एक सीधी कोशिश थी, और वो इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। और फिर जो हुआ वो एक जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गया। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए और नेपाल को इसकी एक बहुत भारी, बहुत ही दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। इन प्रदर्शनों में कम से कम 51 लोगों की जानें गईं। इसमें प्रोटेस्टर्स भी थे और पुलिस वाले भी। 1300 से ज्यादा लोग इन झड़पों में बुरी तरह घायल हुए। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर देश भर की जेलों से 15,000 से ज्यादा कैदी फरार हो गए, जिसने हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। और अगर आर्थिक नुकसान की बात करें तो वो तो खरबों में था। सिर्फ होटल इंडस्ट्री को ही 25 अरब रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ। जब जनता इतने बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरती है तो सियासत के बड़े बड़े महल हिल जाते हैं। यहाँ तो पूरी की पूरी सरकार ही गिर गई। लोगों के दबाव के आगे सत्ता को झुकना ही पड़ा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और वो राजनीतिक सीन से लगभग गायब ही हो गए। उनकी जगह ली पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने, जिन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। और खास बात ये थी कि उन्हें प्रदर्शनकारियों का भी समर्थन हासिल था। ये सच में एक ऐतिहासिक बदलाव था। तो सरकार बदल गई, एक नया चेहरा सामने आ गया। लेकिन क्या इससे सब ठीक हो गया? असल कहानी तो अब शुरू होती है। देखते हैं कि इस विद्रोह के बाद नेपाल किन नई मुश्किलों और चुनौतियों से जूझ रहा है। देखिए, देश में शांति तो है, पर वो एक बेचैन करने वाली शांति है। 12,500 से ज्यादा कैदी अब भी फरार हैं। बड़े शहरों में मिलिट्री का सख्त कर्फ्यू लगा हुआ है। इकोनॉमी, खासकर टूरिज्म सेक्टर, तबाह हो चुका है। और इन सबके ऊपर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस अंतरिम सरकार को देश में नए सिरे से चुनाव भी कराने हैं। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक पीढ़ी ने अपनी आवाज और अपनी ताकत से पुरानी व्यवस्था को गिरा तो दिया, ये सच है, लेकिन एक टूटे हुए सिस्टम के मलबे पर एक नया और स्थिर भविष्य बनाना कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। नेपाल का आने वाला कल इसी सवाल के जवाब पर टिका है।